हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो शिक्षक, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट देने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये टॉप 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, पेडागोजी सभी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है या किस तरह से आपको तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा सही है आपका। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे पहला है विकास एक मानसिक प्रक्रिया है, या विकास एक भौतिक प्रक्रिया है, या विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, या विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा फर्स्ट का वो चौथा हो जाएगा, जिसमें आपका राइट आंसर है विकास कैसा है, विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक लड़की को 10 साल की उम्र में और दूसरी लड़की को 13 साल की उम्र में मासिक धर्म शुरू हो सकता है, तो यह विकास के किस सिद्धांत का उदाहरण है। पहला, विकास का संबंध है, या विकास विभिन्न दरों पर होता है, या विकास एक निश्चित पैटर्न अनुक्रम का अनुसरण करता है, या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है। तो यहाँ पे आपको विकास के सिद्धांत का उदाहरण बताना है, तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि विकास के विभिन्न दर होते हैं, जिसपे आपका जो रेट होता है, जो दर होता है वो फिक्स होता है कि कौन से एज में कैसे क्या प्रोसेस होगा। तो आपका राइट आंसर वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मानव विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, व्यक्तिगत भिन्नता का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, या पर्यावरणीय प्रभाव मानव के विकास को पूरी तरह से आकार देते हैं। ना तो आनुवंशिकता ना ही पर्यावरण मानव विकास को प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपका जो सही कथन है तो ऑप्शन नंबर 3 का राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, जिसमें आपका आंसर है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विद्यालयों को सामाजिक संस्थाएं कहा जाता है क्योंकि वे सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाना या समाज द्वारा स्थापित होते हैं, या हमारी संस्कृति के ज्ञान, विचारों और रीति रिवाजों को भविष्य की पीढ़ियों में संरक्षित और स्थापित करते हैं, या सामाजिक समस्याओं के समाधान सुझाना। तो आपका 4 का जो राइट ऑप्शन जाएगा वो पहला हो जाएगा कि सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन देना ही विद्यालय को सामाजिक संस्थाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कक्षा में लोकतंत्र के लिए एक जगह नहीं होनी चाहिए, या छात्रों को सामाजिक समस्याओं को स्वयं हल करने में सक्षम होना चाहिए, या जिज्ञासा छात्रों की अंतर्निहित प्रकृति से संबंधित नहीं है बल्कि इसकी खेती की जानी है, या चौथा बात, छात्रों को कक्षा में देखकर जाना चाहिए और सुना नहीं जाना चाहिए। तो प्रगतिशील शिक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट है आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, जिसमें छात्रों को सामाजिक समस्याओं को स्वयं हल करने में या खुद से स्वयं करके पर ज़्यादा फोकस करना, इसलिए सक्षम होना ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बुद्धि और रचनात्मकता के बीच संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला, रचनात्मक और अभिव्यक्ति के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता केवल पर्यावरण से प्राप्त की जाती है, या बुद्धि और रचनात्मकता में कोई अंतर नहीं है, या बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता मानव व्यक्तित्व के दो स्वतंत्र कार्य हैं। तो बुद्धि और रचनात्मकता के बीच जो संबंध है उसमें आपका जो सही कथन है वो आपका 4 हो जाएगा कि बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता मानव व्यक्तित्व के दो स्वतंत्र कार्य हैं, जिसमें आपका अलग अलग कार्य देखने को मिलते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय एक स्कूल लड़कियों को वीरता देता है या क्या दर्शाता है। वैश्विक रुझान, या व्यवहारिक दृष्टिकोण, या प्रगतिशील सोच, या लिंग भेद। तो यहाँ पे आपके जितने भी प्रचलन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पहले से ही कोई फिक्स हो लेकिन उसका प्रूफ ना हो, तो यहाँ पे देख सकते कहा गया है कि जो प्रतियोगिता है गीत का उसमें छात्रों को तैयार करते हैं, एक स्कूल की लड़कियों को वीरता देते हैं कि लड़कियां अच्छा गाना गाती है। तो यह दर्शाता है कि लिंग भेद को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही अच्छा गाती हैं, तो लड़के भी मौका देना चाहिए, इसलिए आपका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है,
एक शिक्षक छात्रों को कुछ मानदंड प्रदान करता है और उनसे उन आधारों पर अपनी परियोजनाओं का आकलन करने के लिए कहता है। शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन उपाय अपनाया गया है? रचनात्मक आकलन या समकक्ष मूल्यांकन या आत्म मूल्यांकन या दूसरों के द्वारा मूल्यांकन? तो 8th का जो आपका राइट आंसर जाएगा आपका आत्म मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षक के किसी मानदंड प्रदान करने पर उसके आधार पर अपनी योजना या उसका आकलन करना ही आपका आत्म मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट आपका जो 9 क्वेश्चन है, कौन सा एक मुक्त उत्तर प्रकार का प्रश्न नहीं है? अगर मुक्त उत्तर आपको नहीं पता है तो आपका वीडियो बनाया है हमने जिसमें आपको अभिसारी और अपसारी बताया है कि आपका क्लोज एंडेड क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स क्या होता है, तो आप उन सभी को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, एक पेड़ दिन के समय में कितनी गैस छोड़ता है, या पत्ती के कार्य लिखिए, या जल के उपयोग लिखिए, या बताइए कि छड़ी के टुकड़े का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो मुक्त उत्तर होता है जिसके आंसर आप एक से अधिक दे सकते हैं या अलग अलग दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाएगा 9 का वो फर्स्ट हो जाएगा कि एक पेड़ दिन के समय में कितनी गैसें छोड़ता है। तो यहाँ पे कोई फिक्स गैस नहीं, आपको पता है कितनी सारी गैसें हैं, तो यहाँ पे जो आपका मुक्त उत्तर होगा वो पहला हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 10 क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है क्योंकि वहाँ पे पहला ऑप्शन है कोई लैंगिक भेद नहीं होता है, इक्विटी और समानता होती है, समान छात्र से प्रतिस्पर्धा होती है, अच्छा सहयोग होता है। तो यहाँ पे जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, जो विशेष बच्चे होते हैं जिनको शारीरिक मानसिक या कैसी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको नियमित समान बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है ताकि वो सहयोग के साथ चीज़ें करें। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन जाएगा 10 का वो आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, यहाँ पे आपके गणित के पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। गणित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित एक उपकरण है, गणित कला का एक रूप है, या गणित एक भाषा है? तो आपको बता दें जब आप पेडागोजी पढ़ेंगे मैथ्स का तो आपको पता चलेगा कि गणित एक उपकरण भी होता है, कला भी होता है और भाषा भी होती है। इसलिए आपका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, गणित के शिक्षण और अधिगम में निम्नलिखित में कौन सी समस्या है? कच्चा मूल्यांकन, ब्याज की कमी, या अपर्याप्त शिक्षक तैयारी? तो गणित के शिक्षण और अधिगम में जो कौन सी समस्या है, तो आपको सभी समस्याएं देखने को मिलती हैं। कच्चा मूल्यांकन भी, उसके बाद ब्याज की कमी भी, अपर्याप्त शिक्षक तैयारी भी। इसलिए आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, रैखिक अभिव्यक्ति के अतिरिक्त 6x + 2 = 8x एक समीकरण दिया गया है के रूप में देखी गई है। एक बहुत ही समान त्रुटि है। इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं? या लिपकीय त्रुटि होती है, या प्रक्रियात्मक त्रुटि होती है, या वैचारिक त्रुटि होती है, लापरवाह त्रुटि होती है? तो यह जो आपकी रैखिक अभिव्यक्ति के अतिरिक्त 6x + 2 = 8x कर दिया गया है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 2x होता तब आपका 8x होगा। इसलिए यहाँ पे जो आपकी त्रुटि है, या आपकी त्रुटि दिख रहे होंगे कि यहाँ पे 6x + 2x = 8x होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा हुआ है। तो यह त्रुटि किस प्रकार की है? तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, या प्रक्रियात्मक त्रुटि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14, गणित के पाठ्यक्रम को सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और गणित को दैनिक सोच से जोड़ने में मदद करनी चाहिए। इसकी मदद से इसे हासिल किया जा सकता है। एक गणितीय खेल, पहेलियाँ और कहानियाँ को, या आकार या स्थानिक समझ को, या अनुमान या सन्निकटन, या बीजगणितीय संकेतन सामान्यीकरण? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाएगा 14 का वो फर्स्ट हो जाएगा कि आपको जो हासिल किया जाता है वह गणितीय खेल होता है, पहेलियाँ होती, कहानियाँ होती हैं जो पॉजिटिविटी दृष्टिकोण देता है। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कक्षा 5 की गणित शिक्षिका अपर्णा अपने 2 छात्रों की दक्षता की जांच करना चाहती है। दोनों ने प्रश्न को सही हल किया है। इस पहलू को आंकने के लिए अपर्णा को क्या देखना चाहिए? जिसने सही उत्तर दिया है, जिन्होंने कई तरीकों से सवाल उठाया है, जिन्होंने विलियन में ग्राफ पेपर का उपयोग किया है, या जिन्होंने कम समय और स्मार्ट तरीके से किया है? तो 15 का जो आपका राइट आंसर जाएगा कि यहाँ पे दोनों प्रश्नों को सही हल किया है 2 छात्रों ने। तो आपका जो तरीका होगा आंकने का, जिन्होंने कम समय में और सबसे अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से आंसर दिया होगा, वैसे ही हम आंकेंगे दोनों को। तो आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है,
कक्षा 7 की एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को घर से कम 2 या 3 वस्तुएं लाने के लिए कहती है और वह उन्हें आपस में वस्तुओं का आदान-प्रदान करने के लिए कहती है। जब वह उनसे कम 10 वाक्यों में अपने हाथों की वस्तुओं का वर्णन करने के कहती है, तो भाषा, शिक्षण, अधिगम सामग्री वस्तुओं को क्या कहा जाता है? यह शिक्षक सामग्री कहलाएगा, या भाषा सीखने के लिए इनपुट कहलाएगा, या वास्तविकता कहलाएगा, या घर की वस्तुएं कहलाएगा? तो आपको पता है कि आप घर से कोई वस्तु लाएँगे और आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो आपके पास वो जो चीज़ होगी एक वास्तविक चीज़ होगी जो आपके सामने दिख रही होगी। फिर आपको उस पे वाक्य लिखना है, तो कहीं न कहीं जो ये क्रिया होगी, जो अधिगम आपकी सामग्री होगी, वो वास्तविकता होगी। इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन-सा भाषा सीखने के लिए सही नहीं है? पढ़ना अर्थ बना रहा है, भाषा सीखने के लिए व्याकरण नियम महत्वपूर्ण है, या भाषा सीखने में समय लगता है, या भाषा सीखने के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो 17 का जो राइट आंसर है वो सेकंड हो जाएगा कि भाषा सीखने के लिए व्याकरण नियम महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर 17 का आपका सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को जोड़ियों में व्यवस्थित करती है, यानी उनका पेयर बना देती है और उन्हें 2 अनुच्छेदों का पाठ देती है। जोड़ी में एक विद्यार्थी दूसरों को पाठ पढ़ता है और साथ ही शुद्ध लेख करता है, यानी कि एक स्टूडेंट पढ़ रहा है और दूसरा स्टूडेंट पेयर का वो लिख रहा है सुन के। तो फिर प्रक्रिया उलट जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसके बाद जो बच्चा लिख रहा होता है वो बोलता है और बोलने वाला बच्चा लिखता है। तो यह डिक्टेशन कहलाता है, या रचना शुद्ध लेख कहलाता है, या जिक्सा डिक्टेशन कहलाता है, या आंशिक शुद्ध लेख कहलाता है? तो 18 का जो आपका राइट आंसर जाएगा ये रचना शुद्ध लेख होता है, यानी कि आपको सुनकर लिखने की जो क्रिया होती है उसको शुद्ध लेख कहते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, शिक्षार्थियों में कक्षा में लक्षित भाषा में बोलने के लिए आत्मविश्वास की कमी होती है, जहां बातचीत की मुख्य भाषा स्थानीय भाषा है। इस चुनौती से मुकाबला किया जा सकता है। पहला ऑप्शन आप है, छात्रों को व्याकरण की त्रुटियों के बावजूद जो कुछ भी वे कर सकते हैं उसके बारे में बोलने की अनुमति देना, उनकी शब्दावली को बढ़ाना और धीरे धीरे सुधार करना, या छात्रों को प्रेरणा के रूप में अंग्रेजी फिल्में देखने की अनुमति देना, या व्याकरण संबंधी त्रुटियों के नियमित सुधार के साथ उपयोगी वस्तु और शब्दावली से युक्त एक ड्रिल का अभ्यास करना, या आप थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे कि व्याकरण संबंधी त्रुटियों के बावजूद केवल लक्षित भाषा का उपयोग करने वाले छात्रों पर जोर देना, उनके प्रदर्शन पर नियमित प्रतिक्रिया के साथ उनकी शब्दावली में वृद्धि करना, या उन्हें धीरे धीरे बोलने और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने का निर्देश देना, या उपयोगी शब्दों की सूची के साथ उनकी शब्दावली को बढ़ाना। तो आपको पता है कि पेडागोजी में आपको जो आंसर होता है वो सबसे पॉजिटिव आंसर ढूंढना होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन जाएगा 19 का वो फर्स्ट हो जाएगा, जिसमें कहा है छात्रों को व्याकरण की त्रुटियों के बावजूद जो कुछ भी वे कर सकते हैं उसके बारे में बोलने की अनुमति देना, ताकि बच्चा जब गलती करेगा तो चीज़ों को खुद से सीखेगा, एक्सपीरियंस से सीखेगा। इसलिए आपका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, 20 वर्ष में 3 अमन की भाषाएं विकास अच्छे प्रकार से हो सकता है। इसके लिए उसके घर में नियम बनाया गया कि घर के सभी सदस्य आपस में एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे। यह नियम क्या है? यह भाषाई विकास की आंशिक रूप से अवहेलना करता है, यह भाषाई विकास के सिद्धांतों का आंशिक रूप से अनुसरण करता है, या भाषाई विकास के सिद्धांतों को पूर्णतया अवहेलना करता है, या भाषाई विकास के सिद्धांतों का पूर्णतः अनुसरण करता है? तो 20 का जो आपका राइट आंसर जाएगा वो थर्ड हो जाएगा कि भाषाई विकास के सिद्धांतों की पूर्णतया अवहेलना कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप एक ही भाषा का सिर्फ आप फोकस कर रहे हैं, उसी को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए आपका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 है, उच्च स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का क्या उद्देश्य होता है? बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, या प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, या अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, या पूरे देश को पढ़ने के लिए अवसर देना। तो यहाँ पे आपको कोई भी बुक होती है, कोई भी चीज़ होती है, आपको ट्रांसलेशन अलग भाषा में मिलती है, ताकि अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने का अवसर दिया जाए, ताकि आप सभी तरह की बुक्स पढ़ जाएं, सभी लैंग्वेज की के बारे में जान जाएं, ताकि आप अपनी भाषा में उसको पढ़ सकें।
नेक्स्ट आपका 22 होता है, मीता ने सभी बच्चों को एक लेख दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह खाली स्थान था, जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने इसका प्रयोग किया पठन परीक्षण के लिए, लेखन परीक्षा के लिए, या व्याकरण परीक्षण के लिए, या क्लोज परीक्षण के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्लोज परीक्षण कहलाता है जिसमें हर 5वें शब्द के खाली स्थान होता है। फिर खाली स्थान क्या होता है कि बच्चों को भरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 है। इस संस्कृत का क्वेश्चन है जिसमें कहा है, एक शिक्षिका कक्षाया स्वर संबंधी गतिविधि करेतु निश्चय करवती, सा चर रूपाण गतिविधि योजना करेती। उसके बाद गुण प्रश्नान स्पष्टवा छात्रान श्रोतु नियोजति तेषाम रुचि च वर्धते एता प्रस्तुत। यानी कि एक शिक्षिका रहे वो स्वर संबंधी गतिविधि कराने का निश्चय करती है और उस पर चर्चा करती है और उसके बाद बच्चों से कहती है कि आप इससे जुड़े प्रश्न बनाएं। यानी कि आपको कोई स्टोरी बता देगी, फिर प्रश्न बनाना है, तो यह किस प्रकार का आपकी क्रिया कहलाएगी या क्या दिखाता है। तो यह फॉलो अप ऑफ लिसनिंग है, या प्री लिसनिंग है, या फिर आपकी वाइल लिसनिंग एक्टिविटी है, पोस्ट लिसनिंग है। तो आपका 23 का जो राइट आंसर जाएगा, आप संस्कृत की पेडागोजी जब पढ़ेंगे अच्छे से तो यहाँ पे ये प्री लिसनिंग एक्टिविटीज़ कहलाती है, यानी स्वर्ण पूर्व गतिविधि कहलाती है, जिसे बच्चा पहले सुनता है फिर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। 24 क्वेश्चन है आपका, छात्र विभिन्न परिस्थिति नाम अवस्था कृति यानी रोल प्ले करते हैं। उसके बाद करियता शिक्षिका कक्षाम आकृति संवाद उपस्थिति अंतरा तस् अवस्थे किश्चान अनुपर्यान आहति तान चान यमान वह पुरन अभ्यास कराती एवं सा पढ़ाती। यानी रोल प्ले के थ्रू आपका बच्चों को जब पढ़ाना होता है तो वह किस प्रकार का मेथड होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाएगा 24 का, आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, यह कहलाता है ग्रामर इन कंस्टेंट यानी ससंदर्भ व्याकरण, जिससे बच्चों को उसके बारे में डिटेल में बताया जाता है, एक रोल प्ले के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 है कि कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि एक पिता माता और उनके बच्चे एक एकल परिवार का गठन करते हैं। एकल परिवार यानी कि आपके जो जिसमें पेरेंट्स होते हैं बच्चे होते हैं सिर्फ, यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक विस्तारित परिवार है। आपका इस बारे में क्या विचार है? परिवार की परिभाषा गलत है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, या शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, या परिवार की अवधारणा को इस तरह पढ़ाया जाना है। तो यहाँ पे 25 का जो राइट आंसर है, यह परिभाषा जो है परिवार की एक गलत है, क्योंकि परिवार की जो भाषा होती है जिसमें सभी दादा दादी चाचा चाची सभी मिले होते हैं तभी वह परिवार कहलाता है। तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। 26 आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे द्वारा ईवीएस के ज्ञान के निर्माण को महत्वपूर्ण है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, या बच्चों के समुदाय के सदस्य, या ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें, या ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में दिया गया विवरण। तो यहाँ पे 26 का जो राइट आंसर जाएगा वो ए बी सी, यानी कि आपका पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? तो विज्ञान के बारे में क्या सही नहीं है कि विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, या विज्ञान संशयवाद को बढ़ावा देता है, या विज्ञान ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, या विज्ञान प्रकृति में स्थिर है। तो यहाँ पे 27 का जो राइट ऑप्शन है वो 4 हो जाएगा, जिसमें विज्ञान प्रकृति में स्थिर है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, गीता एक पाठ तैयार कर रही है। 8वीं कक्षा के छात्रों को मानव नेत्र विषय पढ़ाने की योजना करना है। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को पाठ योजना में शामिल करना छात्रों को संबंधित अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए सबसे प्रभावी होने की संभावना है? एक अच्छा गृहकार्य तैयार करना, या कक्षा में छात्रों को नोट्स लिखवाना, या छात्र गतिविधि और इंटरैक्टिव कक्षा पूछताछ का उपयोग करना, या मानव नेत्र के मॉडल का उपयोग करते हुए प्रदर्शन करना। यहाँ पे 28 का जो आपका राइट आंसर जाएगा कि आपको कोई पाठ पढ़ाना है, मान लीजिए आपका टॉपिक है मानव नेत्र, तो आपका सबसे अच्छा तरीका जो होगा प्रभावी वो ऑप्शन 4 हो जाएगा कि आप उसका मॉडल यूज़ करिए ताकि बच्चे उसको रिलेट करके अच्छे से समझ सके। तो मानव नेत्र के मॉडल का उपयोग करते हुए प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर विषय के शिक्षण के बाद निम्नलिखित में से कौन सा समापन कार्य सबसे अच्छा होगा? छोटे समूह की परियोजनाएं, या विशेषज्ञ द्वारा
नृत्य प्रदर्शन या प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता या कोलाज बनाना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा ए सी डी के साथ जाएगा, यानी आपका ए हो गया पहला, सी हो गया आपका तीसरा और डी हो गया आपका चौथा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है मेकिंग द ऑफ रीजनल कल्चर के बारे में जो आपका सबसे अच्छा कार्य होगा कि हम सबसे पहले छोटे समूह की परियोजनाएं बनाएं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता बनाएं कि आप कितना उसके बारे में सीख सकें, और कोलाज बनाने का कंपटीशन कराएं। तो यहाँ पे 29 का जो आंसर जाएगा वो सेकंड के साथ जाएगा। और आज का आपका लास्ट जो क्वेश्चन है कि इतिहास के 30 अध्यापन के लिए कोशिश करेंगे कि सूत्रों के आधार पर इतिहास रचें या इतिहास में सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और परिवर्तन का पता लगाएं, या इतिहास व्याख्याओं में अंतर के साथ जुड़ा हुआ है और मुख्य समुदाय के विचारों को स्वीकार करता है, या इतिहास घटनाओं को एक विशेष अवधि के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में स्थित करके देखता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाएगा 30 का वो सेकंड हो जाएगा, जिसमें ए बी डी यानी आपका ए बी और डी पहला दूसरा चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आपके टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको सारे मिसलेनियस कराए हैं कि किस तरह से आपका पेपर बनता है, लेवल क्या होता है, सभी के बारे में बताया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप पहले चीज़ों का प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा के देख लीजिए कि पेपर का लेवल कैसा होता है, ताकि आप तैयारी अच्छे से करें, आपको समझ में आए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको ऐसे ही हम बताते रहेंगे, कोई भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। बस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।